वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका एके एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य आप सबके बीच इंग्लिश की पेडागोजी की क्लास लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये इसमें जो वैसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। ये कोई नया क्वेश्चन या इधर उधर का नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस है। और यहाँ से यदि आप इस क्लास में रेगुलर बने रहते हैं तो आपके इस 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी का होता है इंग्लिश का, वहाँ से आपके 13 से 14 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे यदि इस क्लास में रेगुलर बने रहते हैं। और ये सेकंड सेशन है, आप देख सकते हैं, इंग्लिश पेडागोजी क्लास 2। इससे पहले मैंने एक क्लास लगाई थी और वो आप लोगों ने देख लिया है। जो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, आप जाइए वीडियोज़ में, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे क्लास का पहला सवाल आखिर क्या रहने वाला है। आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए। जो क्लास का जो टेलीग्राम का जो नाम है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम आपको लिखा गया है, ये है एके एकेडमी, ठीक है। एके एकेडमी नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप है, ओके। और यहाँ पे जो क्लास का लोगो है वही टेलीग्राम में आपको लोगो दिख जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। आपसे पहला सवाल पूछा गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज सच एज कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन एंड रशियन एज। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है क्या रिकमेंड करती है फॉरेन लैंग्वेज के, ऑफ फॉरेन लैंग्वेज सच एज कोरियन, जापानीज। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो फॉरेन लैंग्वेज है उसके बारे में क्या कहती है, ये आपको बताना है कि आखिर क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत फॉरेन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पार्ट ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, या फिर ऑप्शन नंबर बी एडिशनल लैंग्वेजेस, या फिर ऑप्शन नंबर सी पार्ट ऑफ द वोकेशनल कोर्सेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी पार्ट ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, ओके। तो चलिए बताइए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो फॉरेन लैंग्वेज है वो क्या है, ओके गाइस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा एडिशनल लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओके। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट जवाब है, ओके। चलते हैं, यहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई थी, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई थी, जिसमें से ये जो फॉरेन लैंग्वेज है उसे एडिशनल लैंग्वेज मतलब एक अतिरिक्त भाषा के रूप में माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। A learner in the city of Srinagar opts Malayalam as her third language and is able to speak and read it within a year through her classroom exposure and interaction. What is this known as? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जल्दी से बताएंगे कि कोई एक लर्नर है जो श्रीनगर का है, वो क्या करता है, मलयालम भाषा को क्या कर लेता है, अर्जित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है, एज थर्ड लैंग्वेज, तीसरी भाषा के रूप में, एंड इज़ एबल टू स्पीक एंड रीड इट विद इन अ ईयर थ्रू हर क्लासरूम। और इसे वो पढ़ और लिख भी पाता है अपने क्लासरूम के क्या, एक्सपोजर एंड इंटरेक्शन, मतलब अपने कक्षा कक्ष के साथियों के साथ वो बोल भी पाता है और लिख भी पाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लैंग्वेज लर्निंग, या फिर ऑप्शन नंबर बी लैंग्वेज एक्विजिशन, या ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज एडिशन, या ऑप्शन नंबर डी सब्ट्रैक्शन लिंग्वलिज्म। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजी है। मुझे लगता है कि आप लोग को समय देने की भी ज़रूरत नहीं, आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो चलिए यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, लैंग्वेज लर्निंग कहलाएगा ये, लैंग्वेज लर्निंग। पर यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक बार इसका आंसर देख लेंगे। मैंने देखा था एक्विजिशन कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, तो लैंग्वेज लर्निंग फिलहाल इसका आंसर आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट जवाब है हियर, ओके, लैंग्वेज लर्निंग। लेकिन कुछ केसों में यहाँ पे इसका जवाब मैंने देखा है कि लैंग्वेज एक्विजिशन भी रहता है, ठीक है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। एक बार ज़रा मैं भी देख लूँगा इसको, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग फ़िलहाल आंसर आप कीजिए, क्योंकि 2 बुक्स में ऐसा जहाँ तक मैंने पढ़ा था तो वहाँ पे लर्निंग ही था, ठीक है। तो लर्निंग ही फ़िलहाल इसको मान के चलिए।
मैं अगले दिन आपको बताता हूँ, कंफर्म करता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल इसको लर्निंग ही मानेंगे, लैंग्वेज लर्निंग है ये, जिसकी मदद से बच्चे ने क्या किया, मलयालम भाषा को थर्ड लैंग्वेज के रूप में ऑप्ट कर लिया, मतलब कि अक्वायर कर लिया, अर्जित कर लिया, ठीक है। और कहाँ से अर्जित किया, तो अपने कक्षा के साथियों से, और उसको वहाँ पे अपने साथियों के बीच बोल भी रहा है। तो ये लर्निंग ही है, एक्विजिशन नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो ये लर्निंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एज पर करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। मतलब आपको बताना है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एज पर करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। ओके, ये भी आंसर क्वेश्चन काफ़ी इजी है, जल्द से बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है एरर्स आर लर्निंग एरियाज, या फिर ऑप्शन नंबर बी एरर्स हैम्पर लैंग्वेज लर्निंग, या फिर एरर्स शुड बी करेक्टेड देन एंड देयर, या फिर ऑप्शन नंबर डी एरर्स आर फीडबैक फॉर द टीचर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्वेश्चन आप समझे चाहे ना समझे, हो सकता है कि बहुत लोग समझ ना रहे हों कि इंग्लिश में है, समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा क्या है करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज के लिए वर्तमान समय में भाषा के समझ के लिए क्या ज़रूरी है। एक टीचर के रूप में, कक्ष में यदि एक टीचर हैं आप, एक टीचर के रूप में, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी भाषा को सीख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ए एंड डी, ठीक है। यानी कि एरर्स आर लर्निंग एरियाज, मतलब जो गलतियाँ होती हैं ना, ए एंड डी, यानी कि ए एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट जवाब हेयर। जो गलतियाँ होती हैं, एरर्स आर लर्निंग एरियाज, वो क्या क्या होती हैं, बच्चे की अधिगम के जो एरियाज़ हैं उनको दिखाती है कि बच्चा गलती कहाँ करता है, ठीक है, कर रहा है। एरर्स आर फीडबैक फॉर द टीचर, मतलब ये कि गलती जो बच्चा करता है वो एक शिक्षक के लिए फीडबैक का काम करता है। ओके, तो इससे क्या कर पाएगा टीचर, उसको सुधार पाएगा बच्चे की गलतियों को, ठीक है। रेमेडियल और डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो अगले सेशन में हम चलेंगे, उसको भी विस्तार रूप से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ए एंड डी। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट जवाब हेयर। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज इन लैंग्वेज इन लर्निंग ऑफ ग्रामर इज नोन एज। जल्दी से बताएंगे कि प्रोसीड्यूरल knowledge in learning of grammar is known as। option number A analyze one's errors to learn language, या फिर option number B understanding how a grammatical form works and applying the same, या फिर option number C learning the rules of grammar and reproducing it later, या फिर option number D understanding how a grammatical form works from a grammar book। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क्स एंड अप्लाइंग द सेम, ठीक है। ग्रामेटिकल फॉर्म किस तरीके से काम करता है और किस प्रकार से उसे अप्लाई किया जाए, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट जवाब हेयर। चलते हैं अगले सवाल पे। अ शॉर्ट स्टोरी इज़ अ डॉट डॉट डॉट, मतलब शॉर्ट स्टोरी क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, या एनालिटिकल राइटिंग, या फिर नैरेटिव राइटिंग, या फिर कॉम्पेरेटिव राइटिंग। जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 5 सेकंड पूरे हुए, और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा नैरेटिव राइटिंग होता है, ठीक है। नैरेटिव राइटिंग, अभी मेरे ध्यान में नहीं है कि नैरेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रखिए याद कि अ शॉर्ट स्टोरी इज़ ए नैरेटिव राइटिंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट जवाब हेयर। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। मल्टीलिंग्वलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी इन अ लैंग्वेज और कंटेंट क्लासरूम। मल्टीलिंग्वलिज्म मतलब बहुभाषावाद कक्ष में स्ट्रेटेजी इन अ लैंग्वेज का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स टू टीच लर्न लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी टीचिंग लर्निंग ऑफ मैनी लैंग्वेजेस विच इंक्लूड्स मदर टंग, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड अ फॉरेन लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन नंबर सी टीचिंग लर्निंग ऑफ as many languages
एज पॉसिबल, या फिर ऑप्शन नंबर डी लर्निंग द मदर टंग बोथ एज लैंग्वेज एज अ मीडियम। ओके, तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, मल्टीलिंग्वलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी इन अ लैंग्वेज और अ कंटेंट क्लासरूम इज, मतलब बहुभाषावाद का उपयोग कक्षा कक्ष के अंदर किस तरीके से किया जाता है ये आपको बताना है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा मेकिंग ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स टू टीच लर्न लैंग्वेजेस एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट जवाब हेयर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लर्नर्स अंडरगो द वेरियस स्टेजेस ऑफ राइटिंग, व्हाट इज दिस अप्रोच टू राइटिंग नोन एज। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स। लर्नर्स अंडरगो द वेरियस स्टेजेस ऑफ राइटिंग, व्हाट इज दिस अप्रोच टू राइटिंग नोन एज। ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्ट अप्रोच, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस अप्रोच, या फिर ऑप्शन नंबर सी पैराग्राफ डिक्टेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी पर्सनल राइटिंग। जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो 5 सेकेंड आपके पास समय है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक ज़रूर कर देंगे आप लोग, यदि आपको क्लास में कराए गए क्वेश्चन पसंद आते हैं। और यदि आपको सवाल अच्छे से समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि यस सर एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो हम इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट प्रस्तुत कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोसेस अप्रोच, यानी ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट जवाब हेयर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट जवाब होगा। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, हेयर इज़ अ टीचर हु डिवाइड्स हर क्लासरूम इनटू ग्रुप्स of 4 and allocates a numbers of themes or topics to each groups to work over a period of 3 months and to write and present the report of whole class. What is this group activity is known as? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय मैं नहीं देने वाला आपको। जल्दी से आप आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हियर इज़ अ टीचर हु डिवाइड्स हर क्लासरूम इनटू 2 ग्रुप्स। एक शिक्षक अपने क्लासरूम को 2 ग्रुप में डिवाइड करता है, विभाजित करता है, और क्या करता है, एंड एलोकेट्स अ नंबर्स ऑफ टॉपिक्स या थीम्स टू ईच ग्रुप्स, और उन 2 ग्रुपों में एक थीम दे देता है, उन 2 ग्रुपों को एक थीम, एक विषय दे देता है। किस लिए, इनटू ग्रुप्स टू वर्क ओवर अ पीरियड, मतलब 3 महीने, ओवर ऑफ 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने के लिए उसे दे दिया जाता है एक प्रोजेक्ट के रूप में। ठीक है, तो क्या हुआ ये, आप जल्दी से आंसर करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा प्रोसेस अप्रोच यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रोसेस अप्रोच नहीं है, चलिए तो ग्रुप वर्क होगा, ग्रुप वर्क दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेहतर आंसर है वो है प्रोजेक्ट वर्क। ओके, तो प्रोजेक्ट वर्क हम दे सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट वर्क। क्या होता है, जब टीचर जो है बच्चों को 2 या 4 ग्रुप में डिवाइड करके और कोई थीम या कोई विषय दे दिया जाता है कि आप लोग इस विषय पे अपना असाइनमेंट बना के लाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट वर्क के रूप में होता है। 3 महीने या 2 महीने के अंदर आपको ये चीज़ पूरा करके और स्कूल में या कॉलेज में जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क का रूप इसे समझेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज़ द फॉलोइंग टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन नोन एज। ऑप्शन नंबर इमेजिन यू आर द सन इन द स्टोरी एंड राइट योर फीलिंग्स इन योर डायरी एट द एंड ऑफ द डे। मतलब क्या, आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप क्या है, इमेजिन यू आर द सन इन द स्टोरी, किसी स्टोरी में आप एक बेटे हैं। ठीक है, एंड राइट योर फीलिंग्स, तो और उसमें आप अपनी भावनाओं को लिख रहे होते हैं। तो ये
आखिर किस प्रकार का टाइप, व्हाट इज द फॉलोइंग टाइपोलॉजी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का कौन सा प्रकार कहलाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, ऑप्शन नंबर बी एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग, या फिर ऑप्शन नंबर सी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रिएटिव राइटिंग। जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। और ये क्वेश्चन गाइस बहुत ही आसान है और बहुत बार पूछा भी गया है कि कह दिया जाता है कि एक स्टोरी में आप एक टीचर हो या फिर आप एक बच्चे हो या आप एक लड़के हो, ऐसा कह दिया जाता है, और आप अपनी फीलिंग्स को लिख रहे हो। तो ये किस प्रकार का क्वेश्चन हुआ ये आपको बताना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग आपको ध्यान में रखना है, एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन का जवाब। चलते हैं अगले सवाल पे। मेजर एम ऑफ टीचिंग लर्निंग पोएट्री इज, मतलब टीचिंग लर्निंग पोएट्री, पोएट्री पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। क्या एन्जॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन के लिए पढ़ाया जाता है, लर्निंग द आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री के लिए पढ़ाया जाता है, या फिर लैंग्वेज लर्निंग के लिए पढ़ाया जाता है, फिर लर्निंग वोकेबलरी एंड ग्रामर के लिए पढ़ाया जाता है, ये आप बताएंगे। यहाँ पे सवाल समझिए ज़रा। मेजर एम ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ पोएट्री, पोएट्री पढ़ाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसलिए क्वेश्चन का जवाब ज़रा ठीक से देंगे। थोड़ा सा अगर इसे टर्न कर दिया जाता है तो उसका जवाब बदल जाता है, इसीलिए आप ज़रा संभल के जवाब देंगे। चलिए इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। तो एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन वुड बी द राइट जवाब हेयर, ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए, एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, ठीक है। एन्जॉयमेंट मतलब उत्साह या फिर रोमांच के लिए, और एप्रिसिएशन मतलब प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, ताकि बच्चा और क्या कर पाए, वैसी कहानियाँ जैसे सुनाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, वैसा क्रिएटिव बच्चा कर पाए, सीख पाए, खुद से लिख पाए कहानियाँ, ठीक है। अगला सवाल है, इट इज़ एक्सपेक्टेड इन अ लैंग्वेज क्लासरूम दैट लर्नर्स वर्क इन एंड वर्क विद लैंग्वेज, दिस इज़, मतलब क्या, इट इज़ एक्सपेक्टेड लैंग्वेज क्लासरूम, एक लैंग्वेज यानी भाषा की कक्षा में बच्चों से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, क्या स्वीकार्य किया जा सकता है, क्या उन सब से उम्मीदें रखी जा सकती हैं, ठीक है, जब बच्चे क्या हैं, लर्नर्स वर्क इन एंड वर्क विथ लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो जवाब होगा जल्द से आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, लैंग्वेज द फॉर्म्स ऑफ लर्निंग द फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन नंबर बी यूजिंग द लैंग्वेज विद एक्यूरेसी, या फिर ऑप्शन नंबर सी एंगेजमेंट विद लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 सेकंड आपके पूरे हुए, और यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वुड बी द राइट जवाब हेयर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, इंगेजमेंट विद लैंग्वेज, और इंगेजमेंट विद लैंग्वेज। और फ्रेंड्स यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और एक बार अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, क्योंकि YouTube पे इंग्लिश की पैडागोजी की क्लास टीचर न के बराबर कराते हैं। ओके, तो मैं चाहता हूं कि अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर भेजें ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एन ऑथेंटिक टेक्स्ट इज़, आपको इन 4 विकल्पों में से ऑथेंटिक टेक्स्ट बताना है कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, ठीक है, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अ टेक्स्ट बुक, या फिर नैरेटिव रिटेन बाय टेक्स्ट बुक ऑथर, या फिर ऑप्शन नंबर बी एन ओरिजिनल ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, या फिर ऑप्शन नंबर बी अ कंपनी मॉडिफाइड एंड कॉन्ट्राइव्ड टेक्स्ट फ्रॉम द ओरिजिनल राइटिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टोरी एंड पिक्चर ड्रॉ बाय लर्नर्स एज पार्ट ऑफ देयर असाइनमेंट। जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और एक बात और, आप जब भी पैडागोजी सॉल्व करेंगे तो पैडागोजी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको जो ऑप्शन दिए जाते हैं, जो विकल्प दिए जाते हैं, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, और चलिए इसका आंसर दीजिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा, पूछा गया था ऑथेंटिक मटेरियल क्या होगा, तो यहाँ पे एन ओरिजिनल ऑफ द टेक्स्ट बुक
फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ के रूप में। ऑप्शन नंबर बी वुड बी राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। एन ओरिजिनल ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के रूप में। ओके, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ के रूप में। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स रिफर्स टू, क्या मतलब ब्रिक्स की बात हो रही है, बिक्स की बात हो रही है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है। आपको बताना है, हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि बिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, कहीं कहीं पे कम्युनिकेटिव स्किल्स भी रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कम्युनिकेटिव स्किल्स ही होता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। ओके, ध्यान में रखेंगे कि बिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। ओके, तो ये बताना है कि ये क्या रिफर्स टू, इससे क्या मतलब है, इसका क्या संदर्भ है। ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज नीडेड फ्रॉम कन्वेइंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, या फिर ऑप्शन नंबर बी, लैंग्वेज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन बाय यंग लर्नर्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज नीडेड फॉर हर एंड नाउ कम्युनिकेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिकेट लैंग्वेज टीचिंग। ओके, तो गाइज आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्द से बताएंगे कि बिक्स के बारे में क्या सही जवाब होगा। ओके गाइज, तो 5 सेकंड आपके पूरे होते हैं अब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लैंग्वेज नीडेड फ्रॉम हर एंड हाउ कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट जवाब हेयर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है, लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड टू, लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड टू, लैंग्वेज असेसमेंट का मतलब यानी कि लैंग्वेज का असेसमेंट क्यों किया जाता है, किस संदर्भ के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। मेज़र द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, क्या लर्नर्स के अचीवमेंट को मेज़र करने के लिए। फाइंड द प्लेस ऑफ लर्नर्स इन देयर क्लासरूम, या फिर ऑप्शन नंबर सी, मेज़र देयर ओवरऑल ऑफ समेटिव अचीवमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर सी, मेज़र द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर्स। जल्दी से आंसर करेंगे गाइस, आपके पास 5 सेकंड का टाइम। सवाल पूछा गया है, लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड टू, लैंग्वेज असेसमेंट किस लिए किया जाता है ये आपको बताना था। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, मेजर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर्स, मतलब बच्चा लैंग्वेज में यानी कि भाषा में कितना पारंगत हो चुका है, इसलिए क्या किया जाता है, लैंग्वेज का असेसमेंट किया जाता है। ओके, मूल्यांकन किया जाता है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे, और ये आई थिंक 15वां क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है, व्हाट इज द कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स। जल्द से बताएंगे, व्हाट इज कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट। ऑप्शन नंबर ए, इनपुट्स विच फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, या फिर ऑप्शन नंबर बी, वोकैबुलरी प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एटसेट्रा, या फिर ऑप्शन नंबर सी, presentation of the inputs and its processes, या फिर ऑप्शन नंबर डी, लैंग्वेज इनपुट्स विच फोकस ऑन इंफॉर्मेशन। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, और ये हमारे क्लास का लास्ट सवाल है। और मुझे आशा है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। इससे पहले एक क्लास और हुई है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो इंग्लिश पेडागोजी की ये सेकंड क्लास है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लैंग्वेज इनपुट्स विच फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट जवाब हेयर, ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को